हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दीपक क्लासेस। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छी आपकी पढ़ाई चल रही होगी। तो बच्चों, हमारी फिजिक्स इन 10 मिनट सीरीज जो कि इनफाइनाइट सीरीज है, उसमें आज हम आगे बढ़ते हुए डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो डायरेक्ट एनसीईआरटी से आपका उठाया जाता है। अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हैं, आप देख ही सकते हैं जेई शिफ्ट 1 में कितने कंसेप्चुअल और बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन, बहुत आसान पेपर। अगर आपने सीरियसली पढ़ाई की होगी तो आप इजीली जेई क्रैक कर लेंगे। ठीक है। अब नीट, लोग कहते हैं ना नीट कठिन है जेई आसान है, जेई कठिन है नीट का आसान। बच्चों, आप एक बात बताइए, ठीक है, 1 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं आपका। अल्टीमेटली आपको पढ़ना है, चाहे जेई दो या नीट दो। ठीक है। मैं ये मानता हूँ नीट में थोड़ी कैलकुलेशन ना के बराबर होती है, प्योरली एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन उठ जाता है, लेकिन जेई में थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड हो जाता है। लेकिन इस बार का जो आपका जेई का पेपर है वो तो बिल्कुल, अब क्या कहूँ मैं, आप खुद ही देख लीजिए अगर आपने दिया होगा तो आप। तो इसलिए उस पर ज़्यादा बात नहीं करते हैं, हम अपनी सीरीज में चलते हैं जो चल रही है 10 मिनट में। यहाँ इस 10 मिनट की सीरीज को आप देख के अपना एक टॉपिक तैयार कर सकते हैं, एक कंसेप्ट तैयार कर सकते हैं और थोड़ा बहुत चीज़ें सीख सकते हैं। अगर आपको इस चैनल से कुछ मदद मिल रही है तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। आने वाले टाइम में आपको नए नए नोटिफिकेशन मिल सकते हैं, बहुत सारी नई चीज़ें मिल सकती हैं, इसलिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक टॉपिक है कंपैरिजन बिटवीन डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। ये बच्चों आज का हमारा टॉपिक है। ठीक है। इससे बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। तो वो है ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको लिखा हुआ है यहाँ पे ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों की, ऑर्बिटल मोशन जो इलेक्ट्रॉन का होता है उसकी वजह से जो फेनोमेना अराइज होती है उसको हम डायमैग्नेटिक। और अगर स्पिन हो रही है, अगर आपके वहाँ पे स्पिन मोशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, तो आप उसको बोल सकते हैं कि वो पैरामैग्नेटिक है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप देखेंगे होता तो स्पिन की वजह से है। अब अगर इसको आप एक्सप्लेन करेंगे, जैसे पहले वाले को एक्सप्लेन करेंगे, तो यहाँ पर जो यूज होती है बच्चों, आप नोट्स बनाइएगा, यहाँ पर ऑर्बिटल थ्योरी यूज होती है। क्या यूज होती है? ऑर्बिटल थ्योरी। और यहाँ पे ऑर्बिटल और स्पिन दोनों का हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो स्पिन करते करते ऑर्बिट में चल रहा है इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर स्पिन और ऑर्बिटल थ्योरी यूज होती है। और यहाँ इसका तो फंडा ही अलग है, डोमेन थ्योरी। अगर आप इनको एक एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो आपको देखेंगे आप कि ये रिपेल करेगा, और ये फीवली मतलब मामूली तरीके से उस बी में, उस मैग्नेटिक फील्ड, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट करेगा। और ये जो है ये बहुत स्ट्रांगली होगा। ठीक है। स्टेट ऑफ मैग्नेटाइजेशन मतलब है कि जो आपका जिस फील्ड में रखा तो वहाँ पर जो एच है, जो आपकी स्टेट है मैग्नेटाइजेशन की, वो क्या होगी? तो इसमें वीकली होगी लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, इसमें वीकली उसी डायरेक्शन में, इसमें स्ट्रांगली और सेम डायरेक्शन में। ठीक है। अच्छा जी, अब बात आती है मैग्नेटिक मोमेंट। आपने पढ़ा होगा M=NIA। तो इसका बहुत कम होता है और अपोजिट टू एच होता है, इसकी सारी चीज़ें अपोजिट होती हैं। और यहाँ पे क्या होगा? इज इन डायरेक्शन टू एच। ठीक है। और बहुत कम होगा। यहाँ पर देखेंगे बहुत ज़्यादा होगा और एच के ही डायरेक्शन में होगा। ठीक है। जो इसका नेचर होगा, यहाँ से जो ये पूरी फेनोमेना होगी, तो यहाँ से जो नेचर होगा उसको हम बोलते हैं डिस्टॉर्शन इफेक्ट। यहाँ पर ओरिएंटेशन इफेक्ट, और यहाँ पे हिस्टोरिस बन जाते हैं। आपने देखा होगा BH कर्व, MH कर्व, ये सब हमारे फेरोमैग्नेटिक में ही पॉसिबल है। बात करते हैं ससेप्टिबिलिटी की। तो ससेप्टिबिलिटी जो टर्म है यहाँ, इसके लिए लो और नेगेटिव है, इसके लिए लो पॉजिटिव है, इसके लिए पॉजिटिव और हाई है। और इनको अभी हम अच्छे से आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब आप क्या देखेंगे बच्चों, इसका आगे पॉइंट आपने देखा होगा, जो ससेप्टिबिलिटी में बता रहा हूँ आपको, एक रिलेशन होता है आपका, वो ये होता है, जो रिलेटिव परमिबिलिटी है म्यू आर, वो होती है 1 + chi m। ठीक है। इसी को हम ससेप्टिबिलिटी कहते हैं। अब बात आती है जैसे डाईमैग्नेटिक की। ठीक है। अच्छा, मैंने एक एनसीईआरटी में लगा रखा है अभी, फिर भी आप देख लीजिए। अब डाईमैग्नेटिक की बात करें और फेरो की बात करें, पैरा की बात करें, तो यहाँ से आप डिसाइड करते हैं। और जो रिलेटिव परमिबिलिटी है, इसकी वैल्यू होती है μr = μ/μ0। ये तो आप पढ़ के आ चुके हैं। तो जैसे ही मैं कहूँगा कि μr 1 से बड़ा है,
तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, म्यू ओवर म्यू नॉट क्या हो जाएगा, 1 से बड़ा हो जाएगा। तो वहाँ पर आप म्यू ग्रेटर देन म्यू नॉट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप देखेंगे ये 1 से बड़ा होगा या ये किसी के लिए 0 होगा, ये वाला 0 होगा, तो ये म्यू आर 1 हो जाएगा। सोचिए अगर एक्स एम 0 हो गया, काई 0 हो गई हमारी, तो म्यू आर 1 हो जाएगा। अगर ये 1 से बड़ा हुआ तो हल्का सा बड़ा हुआ तो ये भी थोड़ा बड़ा होगा, अगर ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। समझ रहे हैं? तो यही चीज़ अभी आगे आपको मिलेगी। ठीक है, अगला जो इसमें पॉइंट ऑफ डिफरेंस है कि जो ससेप्टिबिलिटी है वो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है। तो आपके सामने पूरी स्क्रीन में है ये, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो गया, और वहीं आप यहाँ पे देखेंगे ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है। अब यहाँ पर तो कोई टेम्परेचर पर डिपेंडेंसी नहीं है, लेकिन इस वाले केस में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल मिलता है, उसको हम बोलते हैं क्यूरी लॉ, एक्स एम इक्वल टू सी बाई टी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। अच्छा जी, और इसके केस में जो फेरो के केस में है, यहाँ थोड़ा सा उल्टा होता है, कांस्टेंट सी यहाँ पर कांस्टेंट है, टी माइनस टी सी। तो इसका मतलब ये है जो टेम्परेचर है आपका वो टी सी से ज़्यादा होना चाहिए। टी सी को आप ट्रांजिशन टेम्परेचर कह सकते हैं या क्यूरी टेम्परेचर कह सकते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इससे नीचे ये पैरा की तरह बिहेव करता है। यहाँ पर मैंने लिखा है, देखिए ये वाला स्टेप, कि ट्रांजिशन ऑफ मटेरियल एट क्यूरी टेम्परेचर। तो क्यूरी टेम्परेचर पर आप देखेंगे ये तो इंडिपेंडेंट है, तो ये डिपेंड ही नहीं करेगा। लेकिन ये वाला जो बंदा है, अगर आप इसको कूल करते हैं बच्चों, ठंडा करेंगे अगर, तो क्या होगा, जो फेरोमैग्नेटिक है, ये इधर उधर हो गए मिक्स, ये जो फेरोमैग्नेटिक है, ये यहाँ लिखना था मैंने, ये गलती से इधर उधर हो गए हैं, और इसको इधर लिखना था। तो जो फेरोमैग्नेटिक है वो क्या हो जाएगा, वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्टेड टू फेरोमैग्नेटिक एट क्यू, नहीं नहीं ठीक लिखा है, ठीक, सॉरी, ये ठीक लिखा है हमने। ये जो है ये कन्वर्ट हो जाएंगे फेरोमैग्नेटिक में। ठीक है, मुझे लगा फेरो यहाँ का है, ठीक, सॉरी इसके लिए। दीज गेट कन्वर्टेड इनटू पैरामैग्नेटिक बिलो क्यूरी टेम्परेचर, मतलब इससे अगर कम हुआ टेम्परेचर तो पैरा में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, और ये फेरो में चेंज हो जाते हैं। बात आती है एक्स और एच पे डिपेंडेंसिटी, मैग्नेटाइजिंग फील्ड और काई ससेप्टिबिलिटी पे, तो कोई ऐसा खासा डिपेंडेंसी नहीं है। अब एक टर्म इसमें आता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो बच्चों जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, यहाँ पर क्या है कि आप देखेंगे जो आई है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, जहाँ पर उसका वो हमें मैग्नेटाइज किया जा रहा है, वो इसमें अपोजिट हो जाएगा। इस वाले में क्या हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन, जैसे कि हर बार इसमें अपोजिट ही हो रहा था। तो ये जो मैग्नेटाइज होगा उसकी जो इंटेंसिटी होगी वो हमेशा अपोजिट होगी, किसके, एच के। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की। और वैल्यू जो होगी इसकी बहुत कम होगी, लो कह दो या वेरी लो को। यहाँ पर देखें आप तो ये इसी की डायरेक्शन में होगा, ये आई जो होगा इसकी इज इन सेम डायरेक्शन ऑफ एच, और वैल्यू जो है वो लो होगी। ठीक है, यहाँ पर वेरी लो लिख लो अगर पूछ लिया गया कभी। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये इसी डायरेक्शन में होगा, लेकिन इसकी वैल्यू वेरी हाई होगी। ठीक है, ये हो गया। अच्छा जी, एक बार आपके जेई में ही क्वेश्चन आया था, अगर इन मटेरियलों को आप किसी यूट्यूब टाइप में भर दें तो क्या होगा। ठीक है, तो जैसे, और यूट्यूब के बाहर से क्या लगा दो, मैग्नेटिक फील्ड लगा दो। तो बच्चों जब आप कभी ऐसा करेंगे, जब आप कभी ऐसा करेंगे तो क्या होगा, जो हमारी लिक्विड है या जो हमारा डायमैग्नेटिक है, आपने उसको लिक्विड फॉर्म में भर दिया है। ठीक है, और जैसे ही फील्ड लगाया, डायमैग्नेटिक केस में जो लिक्विड का लेवल है वो डिप्रेस हो जाएगा। ठीक है, मतलब कैसे, अगर आप ऐसे कोई यूट्यूब है आपके पास, ये, तो जैसे आपने यहाँ पर एक मैग्नेट लगा दिया, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इसमें एक लिक्विड भरा हुआ है, तो इस साइड से लेवल जैसे यहाँ तक भरा है, यहाँ भी यहीं तक भरा है, तो क्या होगा, यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, तो इस केस में कॉम्प्रेस हो जाएगा, डिफ्रेस हो जाएगा। ठीक है, पैरामैग्नेटिक में क्या होगा, अगर सेम केस होगा पैरामैग्नेटिक में, और आपने यहाँ पर एक मैग्नेट लगा दिया। ठीक है, ये बहुत बड़ी थ्योरी है, बस इसको 10 मिनट में मैं ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो होगा क्या, जो इधर वाला लेवल है, ये वाला लेवल, ये कम हो जाएगा और ये ऊपर आ जाएगा। इसका मतलब ये है राइज अप होगा या एक्सपेंड होगा, जिस साइड भी आप लगाएंगे
उस साइड बढ़ जाएगा या घट जाएगा। अगर आप फेरो में लगाएंगे तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, इसमें कम बढ़ेगा। अगर ये फेरो होता और फेरो में आप लेबल, ये लिक्विड लेबल भरते और यहाँ पर आप नॉर्थ साउथ लगाया मैग्नेट, तो ये यहाँ तक पहुँच जाएगा, यहाँ तक, ठीक है। ये यहाँ बहुत कॉम्प्रेस हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब है, जैसे यू ट्यूब टाइप की है तो जिस साइड आप फील्ड लगाओगे इसमें तो डिप्रेस करेगा डाई में, और बाकी में इन दोनों में राइज करेगा, ठीक है। एग्जाम्पल ये लिखे हुए हैं, याद कर सकते हैं, अच्छी बात है, कई बार डायरेक्ट पूछे गए हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे अगर हम देखें बच्चों, इसमें कई बार आपसे पूछा जाता है कि जो डाई मैग्नेटिक है, जो फेरो मैग्नेटिक है, उसका बिहेवियर क्या है। जैसे मैं आपसे कहूँ, एक मैंने आपसे कह दिया निकिल की, निकिल कौन सा मटेरियल है, ठीक है, आपको एग्जांपल याद होनी चाहिए। तो जो फेरो मैग्नेटिक हैं, जैसे मान लो कोई बार मैग्नेट है एस और एन, इसके दो पोल हैं, ठीक है, और ये हमारा एक फेरो मैग्नेट है, और जैसे आप इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन डालते हैं तो क्या होगा, सारी ऐसे आके निकल जाएंगी और सारी अंदर जाएंगी, क्योंकि ये अट्रैक्ट करता है ऐसे करके, ठीक है। जितने भी बनाओगे ऐसे बना लेना। और वहीं अगर ये कौन सा है, ये हमारा फेरो मैग्नेटिक मटेरियल का है। अगर आपसे फेरो ना दे के एक पैरा दे दिया जाए, ठीक है, तो जो पैरा मैग्नेटिक है बच्चों, पैरा मैग्नेटिक में क्या होता है कि अंदर तो जाती है, अट्रैक्ट तो ये करता है, लेकिन अच्छे से नहीं। जैसे इसने सारे अंदर ले लिए हैं, ये एक थोड़ा सा बाहर, एक एक तो आ ही जाएगा, मतलब कुछ बाहर छूट जाएगा, ठीक है। ये पैरामैग्नेटिक। जैसे इसके एग्जांपल मैं आपको बताऊं, आपसे आ जाएगा कि एल्युमिनियम का कौन सी मैग्नेटिक लाइन को दिखाता है, तो आप फंस जाएंगे, आपको इसलिए एग्जांपल आना ज़रूरी है। अच्छा जी, अगर फेरो डाई है, तो डाई की बात करें तो डाई में क्या है, जितनी भी लाइनें हैं वो क्या होंगी, एक भी अंदर नहीं, जैसे एक तो चली गई चलो मान लो, और बाकी लाइनें क्या होंगी, रिपेल करेंगी, तो ऐसे बनेगा, ठीक है। जैसे डाई का एग्जांपल है आपका एंटीमनी, ठीक है, एंटी मनी। एक बहुत इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है और वो है आपका मरकरी। तो बच्चों जो मरकरी है, हमेशा याद रखना, जो मरकरी है ये हमारा 4.2 पे सुपर कंडक्टर है, और सुपर कंडक्टर जो होते हैं हमारे, वो सारे हमारे डाई मैग्नेटिक होते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारी थ्योरी थी, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ एग्जाम्पल ध्यान में रखिए। चलिए आगे चलते हैं। ये मैंने आपको एनसीईआरटी का बिल्कुल एक पन्ना उठा के दे दिया है। अब इसमें आप ध्यान से देखिए, अगर आप देखते हैं जो डायमैग्नेटिक है उसकी जो हमारी ससेप्टिबिलिटी है, वो ये -1 कर लीजिए, तो ये -1 से 0 के बीच में होती है। और पैरामैग्नेटिक की 0 से कुछ एक वैल्यू काई लिख दिया उन्होंने, एप्सिलॉन, तो 1 2 3 ऐसे करके बहुत कम, और इसकी बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। अब देखिए आप, म्यू आर की जो वैल्यू होती है बच्चों, वो x प्लस काई एम होता है। अगर आप यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 0 तो ये 1 हो जाएगी, तो ये आपको एज इट इज़ पूछ लिया जाता है। और जो म्यू आर है उसकी वैल्यू है म्यू बाई म्यू एम, तो इसीलिए मैं कह रहा था मैंने आगे आपके लिए लिखा है, तो मैंने लिखा नहीं, मैंने एनसीईआरटी से ही फ़ोटो उठाई और डाल दी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जे, अब ये काई 1 से बहुत ज़्यादा है, ये काई 1 से बहुत ज़्यादा है, मतलब 1000 के टर्म में होगी, तो म्यू आर भी क्या होगा, 1000 ही तो आएगी, 1000 से ऊपर ही आएगी, क्योंकि एक ऐड कर रहे हैं ना। आपके पास 1 लाख रुपये हैं तो एक ऐड कर दो, 1 लाख एक हो जाएगा। और वैसे ही म्यू आर म्यू एम, तो अगर ये ज़्यादा होगा तो ये आप रिलेशन निकाल लेंगे, और ये एक बार निकल गया तो ये निकाल देंगे। कैसे, देखो म्यू आर 1 से ज़्यादा है ना, तो म्यू ओवर म्यू नॉट मच मच ग्रेटर देन 1, तो इसको उधर भेज दो, यही भी निकल के आएगा। समझ रहे हैं, तो एक ये टेबल आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी जो हमारी स्लाइड है वो ये रही, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैंने आपको हाईलाइटेड करनी है, बस बच्चों आपको एक बार पढ़ के जाना है। देखिए, दीज ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन आर इक्विवेलेंट टू करंट कैरिंग लूप, एक नंबर में आ जाएगा, द ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन आर इक्विवेलेंट टू, ठीक है। आगे इसमें लिखा है सम डायमैग्नेटिक मटेरियल, देखो एग्जांपल लिखे हैं, बिस्मेथ, कॉपर, लेड, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, एसटीपी, वाटर, और ये, ठीक है। अब आप एक बात ये देखिए बच्चों, जो डायमैग्नेटिक है ना, वो सब में पाया जाता है। ये एक बार आपके आ भी गया है, जेई में भी आ गया है, नीट में भी आ गया है, ठीक है, कि कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो सब में पाई जाती है। तो ये यहाँ से उठाई थी, देखिए, डायमैग्नेटिक इज अ प्रॉपर्टी इन ऑल सब्सटेंस हाउएवर द इफेक्ट इज सो वीक। अब उसका इफेक्ट कम है,
तो जैसे हम में पॉजिटिविटी कम रहती है, नेगेटिविटी ज़्यादा रहती है, तो पॉजिटिव तो सारे लोग हैं ना, बस एक बार उसको मोटिवेट करना होता है, वो बहुत अच्छा कर लेता है। वैसे यहाँ भी है, डायमैग्नेटिक सब में होता है, लेकिन इफेक्ट उसका कम होता है। तो ये सारे मटेरियल आपको याद रखने हैं। दूसरी बात मैं अगर आपको बताऊं, यहाँ पर लिखा है मोस्ट एक्सोटिक डायमैग्नेटिक मटेरियल आर सुपर कंडक्टर। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि सुपर कंडक्टर क्या होते हैं, ठीक है, सुपर कंडक्टर क्या होते हैं, तो ये बच्चों डाई मैग्नेटिक होते हैं। डाई मैग्नेटिक। मैं एनसीईआरटी की लाइन ला रहा हूँ ताकि आप ये ना कहें कि नीट में ऐसा आता है, जेई में ऐसा आता है, कहीं भी आ सकता है, एनसीईआरटी से सारे पेपर बनते हैं, ठीक है। आगे कह रहा है दीज आर मेटल, तो ये मेटल है, कूल टू वेरी लो टेम्परेचर, एक्सिबिट बोथ परफेक्ट कंडक्टिंग और परफेक्ट डायमैग्नेटिक। और जो बच्चों अगर मैं आपको बताऊं जो इसके लिए वैल्यू होती है वो ये होती है आपकी, क्योंकि ये 1 प्लस का ही एम होता है और ये -1 हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो अगर आपसे आएगा कि परफेक्ट सुपर कंडक्टर के लिए ये वैल्यू बताइए, तो यहाँ से उठा के ला रहा हूँ मैं और कहीं से ला रहा, और ज़्यादा नहीं पढ़ना है। जो फेनोमेना होती है परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म की सुपर कंडक्टर में, इसको मेजनर इफेक्ट कहते हैं। पूछा जा सकता है मेजनर इफेक्ट इज, कि डायमैग्नेटिक को रखेंगे, पैरा को रखेंगे, फेरो को रखेंगे, ठीक है। समझ गए होंगे आप, समझदार हैं। आगे चलते हैं। देखिए अब बहुत लोग कहते हैं सर एग्जाम्पल रट्टा मार कैसे करें। भैया रट्टा मार लो, आप इतनी चीज़ें केमिस्ट्री में तो याद करते ही हो ना। बस मैं आपको इतना बता सकता हूँ, जो आपकी बच्चों डाईमैग्नेटिक होंगे, डाईमैग्नेटिक होंगे, केमिस्ट्री आती होगी जिसको, इस डाईमैग्नेटिक में नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने मेरे को नहीं आते, तुमको आने चाहिए। अच्छा, पैरामैग्नेटिक में जो होंगे हमारे एटलीस्ट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा ही होगा। तो इससे भी आप निकाल सकते हैं। स्पिन डायमैग्नेटिक में एंटी पैरेलल होती है, उसमें पैरेलल हो जाती है, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। इसमें ही ये मैंने अभी आपको डायग्राम बताए, तो ऊपर वाला जो डायग्राम है बच्चों, ये हमारा है पैरा, नहीं डाई का। ऊपर वाला किसका है, ऊपर वाला है डाई मैग्नेटिज्म का, और नीचे वाला है, इसको देखेंगे तो ये पैरा का है, ठीक है। इसमें एक लाइन बाहर भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन जो फेरो होगा ना उसमें सारी अंदर होंगी, आपको ऐसे कॉम्प्लिकेट नहीं किया जाएगा। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आगे लिखा है सम पैरामैग्नेटिक मटेरियल। देखो पैरामैग्नेटिक के जो एग्जांपल लिखे हैं वो एल्युमिनियम, सोडियम, कैल्शियम, ऑक्सीजन एट एसटीपी एंड कॉपर क्लोराइड, ठीक है। तो ये सारे पैरामैग्नेटिक हैं और ये मैंने आपको क्यूरी लॉ बता दिया, ठीक है। आगे चलते हैं। इसमें एक लाइन ये रह गई थी, इसको आप देख लीजिएगा कि एक्स मतलब काई एंड म्यू आर डिपेंड ओनली ऑन द, नॉट ओनली ऑन द मटेरियल बट ऑल्सो इन टेम्परेचर, टेम्परेचर पे भी मटेरियल पे भी। आगे अगेन ये आपका फेरो का है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें हमें फेरो के बारे में लिखा है, क्या होते हैं हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल वो लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। और एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो एलॉय है, ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, ये सारे हमारे फेरो मैग्नेटिक होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। देख सकते हैं बच्चों, पूरा है, बस आपको देख देना है, हाईलाइट लगा रखा है। आगे देखेंगे, ये कुछ एग्जाम्पल हैं बच्चों, क्यूरी टेम्परेचर ऑफ सम फेरोमैग्नेटिक। तो जनरली इसको आप याद कर लीजिए, डायरेक्ट आपसे पूछा गया है कई बार नीट वालों को, तो ये दो डायरेक्ट पूछे जाते हैं, ठीक है। एक और बात जो ये है, इसमें आप देखेंगे इसमें साफ साफ लिखा है बच्चों, अगर आप देखें एनसीईआरटी का ये पन्ना है। एक तो मुझे इसमें अच्छा ये लगा, इसमें लिखा है कि वी हैव क्लासिफाइड मटेरियल एज डाई, पैरा एंड फेरो, जबकि इसके अलावा और भी होती हैं। क्या क्या होती हैं वो कह रहे हैं, फेरी एंड एंटी फेरी। देखो बच्चों होता क्या है, जो फेरोमैग्नेटिक होते हैं, ठीक है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में या सब्सटेंस में जो हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर टीसी है, इससे नीचे सारे पैरेलल होते हैं, मैग्नेटिक डोमेन में सारे पैरेलल होते हैं, किसमें, फेरो में, ठीक है। बिलो टीसी, बिलो टीसी सारी स्पिन क्या होगी, पैरेलल होगी। और वहीं आप अगर एंटी फेरो में चलते हैं, ये आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन एनसीईआरटी में नाम लिख दिया है तो नाम ही काफ़ी है। तो एंटी फेरो में क्या होता है कि विलो टीसी,
क्रिटिकल टेम्परेचर क्यूरी टेम्परेचर से नीचे आपका जो स्पिन होगा वो इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है। अच्छा, एक फेरी लिखा है उसको भी बता देता हूँ। जो फेरी मैग्नेटिक होते हैं बच्चों, फेरी मैग्नेटिक में क्या होता है कि जो बिलो टीसी होगा स्पिन आर अलाइन एंटी पैरेलल बट नॉट कैंसल। इसमें तो कैंसल हो जाता है, सारे कैंसिल कर देंगे, ये इसको ये इसको ये इसको ये इसको सब ऐसे कैंसिल। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जैसे एक ये है, ये हो गया दूसरा, ठीक है, ये दूसरा हो गया, फिर एक ऊपर को हो गया, तो ऐसे ही अनइक्वल अमाउंट में हो गए तो कम से कम एक रह जाता है, तो उसको हम बोलते हैं फेरी मैग्नेटिक। ठीक है। अच्छा जी, पैरामैग्नेटिक में क्या होता है कि स्पिन रैंडमली ओरिएंटेड होती है। एक इसमें लिखा है ये वाला डायमैग्नेटिक इज यूनिवर्सल, अभी बात हो चुकी है, सब में होगा। एक और लिखा है इसमें ये वाली लाइन कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व एक्सिबिट हिस्टेरिस एंड एरिया एनक्लोज बाय इट रिप्रेजेंट द एनर्जी डिसिपेटेड पर यूनिट वॉल्यूम। आपसे पूछा जा सकता है कि हिस्टेरिस कर्व का जो एरिया है वो क्या चीज़ है। ठीक है, तो ऐसे ही पढ़ना है आपको। ठीक है। आगे ये मैं आपको बता चुका हूँ परफेक्ट सुपर कंडक्टर, और ये सारी चीज़ें भी हम कर चुके हैं। बस एक स्लाइड और लेते हैं ग्राफ की। तो काई जो है बच्चों हमारी, ये इस काई का आप देखेंगे कैसे ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, एक्स से कह सकते हो आप। तो इसका और टेम्परेचर का जो रिलेशन है, 3 ग्राफ हम इसमें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपसे पूछा जाता है, ठीक है, काई है और अगेन ये टी है। तो हमने क्या पढ़ा था कि जो ससेप्टिबिलिटी है वो हमारी जो डायमैग्नेटिक मटेरियल होंगे उसकी क्या होगी, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, और नेगेटिव होंगे। तो इसका जो ग्राफ बनता है बच्चों वो कैसा बनता है जनरली, इसका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे बनेगा यहाँ। ठीक है, तो ये एक तो नेगेटिव एक्सिस में है। तो डाई के लिए अगर कभी भी ग्राफ पूछेगा, डाया के लिए या डायमैग्नेटिक के लिए नेगेटिव, और क्या होती है हमारी, बहुत कम होती है, लेस देन 1 भी कह सकते हैं। ठीक है। अब वही बात अगर आप एक्स और टी के बारे में देखें तो यहाँ पर एक क्यूरी साहब आ गए, इन्होंने कहा था कि इन्वर्सली प्रोपोर्शन होगा तो एक्स बाई टी हो गया सी बाई टी। सी कोई कांस्टेंट है। ठीक है। अब इसका जो हमारा ग्राफ बनता है वो 1/t वाला। तो एक टाइम बाद अगर आप देखें इस एक्सिस पे ये ट्रांजिशन टेम्परेचर है, तो इसका जो ग्राफ बनता है वो ऐसे बनता है, 1/r वाला जैसे बनता है। ठीक है, इससे नीचे ये फेरो की तरह बिहेव करेगा। और वहीं ये जो है इसका जो रिलेशन है काई का वो है कांस्टेंट अपॉन टी माइनस टी सी। ठीक है, टी माइनस टी सी, और वहाँ पर ये टेम्परेचर जो है ये बड़ा होना चाहिए टी सी से। तो अगर ये टेम्परेचर टी सी है तो ये जो बच्चों हमारा है ये फेरो है। ठीक है, और यहाँ से जो होगा ऐसे से जो आएगा इस पर, ठीक है, सीधा ही आएगा लगभग ये। तो ये जो होगा कैसे होगा देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये फिर ऐसे जाके मिलेगा इससे। तो ये जो है हमारा वहाँ से जहाँ से ऊपर से आ रहा है इसको हम क्या बना देंगे, फेरोमैग्नेटिक बना देंगे। नीचे यहाँ पर हम फेरो कह देंगे, और इस टीसी से नीचे अगर टेम्परेचर हमारा टीसी से, क्रिटिकल टेम्परेचर, टीसी क्यों कह रहे हैं क्योंकि क्रिटिकल टेम्परेचर है, उससे अगर हमारा कम होगा तो ये पैरा मैग्नेटिक की तरह बिहेव करेगा। तो पहला तो हमारा ये ग्राफ था। और याद रखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे इतने 1000 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है। आगे अगर हम चलें, कई बार आई एच कर्व आपसे पूछा जाता है। तो तीनों के लिए आई एच कर्व अगर हम ड्रॉ करें तो कैसे करते हैं बच्चों, वो भी देख लो। वीडियो लंबी हो गई है मैं जान रहा हूँ, लेकिन कोई नहीं, अब सारी चीज़ें हो जाएंगी। आई एच कर्व अगर देखें, आई एच कर्व, तो आई एच कर्व जो पहले वाला का है, इस केस में स्लोप हमारा ऐसे होगा। ये हमारा डायमैग्नेटिक का है, इसके लिए हमारा पॉजिटिव होता है तो ऐसे निकलता है और लीनियर होगा। इसके लिए हमारा पहले तो थोड़ा लीनियर होगा लेकिन बाद में ऐसे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आई एस कर्व है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारी, इनके बारे में हमने ग्राफ देखा, एग्जाम्पल देखा। एक हिस्ट्री सा आप बना लीजिएगा, वीडियो लंबी हो गई है। तो तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।